This is Muhammad Mudassir Alam, and you are watching me on youtube.com/md Mudassir Alam channel. We are bringing an exclusive show, the Mudassir Talk Show, a talk show bringing exclusive interviews of experts of various fields, an exclusive show to inspire you, an exclusive show to motivate you, an exclusive show to shape up your career. द मुदस्सिर टॉक शो के एक नए एपिसोड में आपका खैर मकदम है, स्वागत है, वेलकम है। मैं मोहम्मद मुदस्सिर आलम, आपका होस्ट और दोस्त। कहते हैं कि होनहार बिरवा के चिकने चिकने पात, ये बहुत ही फेमस, पॉपुलर, मशहूर कहावत है। अगर आसान अल्फाज में कहें, शब्दों में कहें, तो होनहार बिरवा के चिकने चिकने पात का मतलब होता है कि जो टैलेंटेड होता है, जो स्किल्ड होता है, उसके लिए कोई भी मंजिल मुश्किल नहीं और वो मेहनत करके अपनी मंजिल तक पहुंच जाता है। द मुदस्सिर टॉक शो की यही कोशिश रहती है कि हम आपके सामने होनहार बिरवाओं को आपसे रूबरू करवाएं। द मुदस्सिर टॉक शो के इस एपिसोड में हमारे ख़ास मेहमान हैं, स्पेशल गेस्ट हैं, सऊदी अरबिया से आसिफ अख्तर साहब। आसिफ अख्तर साहब के बारे में आपको संक्षेप में, ब्रीफ में बता दूं कि इनका ताल्लुक़ बिहार के किशनगंज ज़िले के पाटकोई गांव से है। इनकी इब्तदाई तालीम, प्रारंभिक शिक्षा किशनगंज से हुई और इन्होंने हायर एजुकेशन यानी MCA की डिग्री अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से हासिल की है। इसके बाद ये डिफरेंट पोजीशंस में इन्होंने जॉब किया है। फिर ये ऑस्ट्रेलिया पहुँचे हैं और ऑस्ट्रेलिया से फ़िलहाल ये सऊदी अरबिया में हैं। यहाँ गवर्नमेंट ऑफ सऊदी अरबिया की रिफाइनरी कंपनी में ये सीनियर IT कंसल्टेंट हैं। द मुदस्सिर टॉक शो के इस एपिसोड में मैंने बात की है आसिफ अख्तर साहब से, तो चलिए देखते हैं उनसे हुई बातचीत द मुदस्सिर टॉक शो के इस एपिसोड में। आपका बहुत बहुत इस्तकबाल है, वेलकम है आसिफ अख्तर साहब हमारे शो में, द मुदस्सिर टॉक शो में। सबसे पहले मुदस्सिर साहब, आपको मैं बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहता हूं कि आपने एक बहुत ही अच्छा काम शुरू किया है, जो हमारे इलाके के बच्चों के लिए, प्रोफेशनल्स के लिए, यहाँ तक के वालिदैन और उस्ताज़ा के लिए बहुत ही कारआमद साबित होगा। और इस प्रोग्राम को सराहने वाले वक्त के साथ बहुत सारे लोग आएंगे। आपको बहुत बहुत मुबारक हो। बहुत बहुत शुक्रिया आपकी मुबारकबाद के लिए। शो का फॉर्मेट है कि जो भी गेस्ट आते हैं, हमारे मेहमान आते हैं, उनसे पहला सवाल हम यही करते हैं कि आप अपना ब्रीफ इंट्रोडक्शन दीजिए अपना। तो हम आपसे यही सवाल करते हैं कि आप अपना ब्रीफ इंट्रोडक्शन दें, हमें बताएं कि आपका ताल्लुक़ कहाँ से है, आपकी जर्नी कैसी रही, आपका एजुकेशन कहाँ से रहा। ये सारी चीज़ें आप अपने इंट्रोडक्शन में बता सकते हैं। बहुत ही मामूली तारुफ है। मेरा नाम मोहम्मद आसिफ अख्तर है। मेरे वालिद मोहतरम मरहूम मोहम्मद जमील अख्तर साहब और वालदा मोहतरमा मरहुमा असलमा खातून साहबा हैं। मेरी पैदाइश पाटकोई में हुई और पाटकोई महानंदा नदी के किनारे है। दरअसल में हमारा जो घर है, घर की जो पीछे वाली दीवार है, वो नदी से 150 मीटर की दूरी पे है। या तो नदी पे हम रहते हैं या नदी हमारे घर के पास रहती है। तो हमारा महानंदा नदी से बहुत ही करीब का रिश्ता है। मेरी इब्तदाई तालीम बैठक में हुई, जिसको हम लोग बाहरी घर कहते थे। अब तो आहिस्ते आहिस्ते वो थोड़ा कम भी होता जा रहा है। तो कभी मुंशी जी या मास्टर साहब पढ़ाते थे। फिर 3-4 साल वहाँ पढ़ाई हुई। उसके बाद प्राइमरी स्कूल पाटकोई में दाखिला करा दिया गया। वहाँ 5वीं तक पढ़ाई हुई। जब दाखिला हुआ तो हम लोग चटाई पे बैठते थे और जब 5वीं दर्जे में पहुंचे तो वो जो बेंच भी आया तो चौथी और 5वीं के बच्चों में लड़ाई होती रही कि कौन इस पे बैठेंगे। तो अल्टरनेट डे करके ये मसले को सुलझाया उस्तादों ने। उसके बाद मैं, चूंकि वो प्राइमरी स्कूल था, वहाँ 6ठी-7वीं की पढ़ाई नहीं थी, तो फिर मैं मिडिल स्कूल गांगी चला गया और वहाँ मैंने स्कॉलरशिप का इम्तहान 7वीं दर्जे में दिया। उन दिनों एक इम्तहान होता था स्कॉलरशिप का। तो
अल्हम्दुलिल्लाह वो क्वालिफाई कर गए, तो हम लोगों को सेलेक्टेड 2 स्कूलों में पढ़ने के लिए जाना था। 2 में से एक को चुनना था, या तो पूर्णिया जिला स्कूल जाएँ या किशनगंज हाई स्कूल जाएँ। तो मैंने किशनगंज हाई स्कूल चुना, और यकीनन ये सारे स्कूल, चाहे वो मकतब रहा है, या पाटकुई प्राइमरी स्कूल या मिडिल स्कूल गांगी घाट या किशनगंज, ये सारे उस्ताद जो थे वो इतने अच्छे उस्ताद थे, और उन्होंने ऐसे मुश्किल सब्जेक्ट्स को इतना आसान बनाकर नगमे की तरह हम लोगों के कानों में डाल दिया। उंगली पकड़ के उन्होंने हमें सिखाया। तो आज जब भी हम सोचते हैं, उलट कर देखते हैं, तो ऐसा लगता है कि अगर हमारे पास 35 मास्टर्स डिग्री भी हो, तो हम उन उस्तादों के बराबर तो सोच भी नहीं सकता, मतलब किसी हद तक भी नहीं उनके मुकाबले में जा सकता, या उन्होंने जो छोड़ा है उसको पाया जा सकता। वो बहुत ही बेहतरीन उस्ताद थे, बड़े ही दिल से पढ़ाते थे, और अल्हम्दुलिल्लाह उसका बहुत ही फ़ायदा मिला। तो उस्तादों का सारा कंट्रीब्यूशन उस्तादों का है। किशनगंज से हाई स्कूल करने के बाद पटना चला गया। पटना से मैंने ग्रेजुएशन पूरा किया, और पटना में भी बड़े अच्छे उस्तादों से पढ़ने का मौका मिला। लालजी प्रसाद, जो मैथमेटिक्स के बहुत ही माने हुए उस्ताद पूरे बिहार नहीं बल्कि इंडिया में जाने जाते थे। उनकी किताबें तीसरी दर्जे से लेकर मास्टर्स डिग्री तक होती थी मैथमेटिक्स में, तो उनसे पढ़ने का मौका मिला। प्रोफेसर आर के वर्मा जैसे लोगों से पढ़ने का मौका मिला। तो वो बड़ी खुशनसीबी थी। मैं खुशनसीब समझता हूँ अपने आप को कि सब जो भी है वो सब उस्तादों का दिया हुआ है, और माँ बाप की मोहब्बत है और दुआएं हैं। मास्टर्स के लिए मैं अलीगढ़ चला गया, कंप्यूटर साइंस MCA में दाखिला लिया, और वो उन दिनों टेस्ट होता था, और टेस्ट के सिलेक्शन हो गया, तो फिर मैंने वहाँ से MCA किया। और MCA के बाद फिर मैं जॉब करना शुरू कर दिया। वो MCA के फौरन बाद हमें प्लानिंग कमीशन में एज ए साइंटिफिक ऑफिसर जॉब मिल गया, तो हम वहाँ काम करते रहे। उसके बाद फिर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से ऑफर आया असिस्टेंट प्रोफेसर का, तो वहाँ भी पढ़ाने का मौका मिला कंप्यूटर साइंस मास्टर्स के स्टूडेंट्स को। वो भी बड़ा एक अच्छा तजर्बा रहा, और पहले पढ़ते थे और फिर पढ़ाने का भी तजर्बा रहा, वो भी बड़ा अच्छा रहा। और यकीनन अगर आप देखिए तो मुझे पढ़ाने का शौक बचपन से था, तो वो भी एक मौका मिला अल्हम्दुलिल्लाह। उसके बाद फिर मैं दोबारा दिल्ली में हमारी पोस्टिंग हो गई, दूसरा ऑफर था, जॉब मिली एज एन असिस्टेंट डायरेक्टर नेशनल प्रोडक्टिविटी काउंसिल में, तो फिर मैं वहाँ चला गया। उसके बाद मैं ऑस्ट्रेलिया रुख किया। ऑस्ट्रेलिया मैंने इमिग्रेशन लिया, वहाँ जाकर हमने पढ़ाई की, मास्टर्स किया, दोबारा मास्टर ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, और वहाँ जॉब्स किए। और अब उसके बाद फिर मुझे अगला असाइनमेंट यहाँ सऊदी अरामको, सऊदी गवर्नमेंट की जो ऑयल कंपनी है, इसमें मिला है। तो मैं अभी फिलहाल सऊदी अरब में IT कंसल्टेंट की हैसियत से काम कर रहा हूँ। सऊदी अरब में हूँ, लेकिन रहता ऑस्ट्रेलिया में। काफ़ी अच्छा लगा आपकी जर्नी, क्योंकि हमारे जो गेस्ट आते हैं उनकी जर्नी काफ़ी एक्साइटिंग इंस्पायरिंग होती है, और आपकी जर्नी भी बड़ी एक्साइटिंग इंस्पायरिंग है। अक्रॉस द ग्लोब कह सकते हैं कि आप ऑस्ट्रेलिया, फिर सऊदी अरबिया, इंडिया, AMU, ये सारी आपकी ज़िंदगी से जुड़ी हुई चीज़ें हैं। फिर आपने उस्ताद की इम्पोर्टेंस को बताया, जो कि हम में से बहुत सारे लोग अभी फ़िलहाल जो टीचर और स्टूडेंट का रिलेशन है, कहीं ना कहीं उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग अब नहीं है। तो अच्छा लगा कि आपने ये सारी बातें बताई। तो अभी जो फिलहाल जो प्रोफाइल है आपके पास, इस प्रोफाइल में आपका क्या डेजिग्नेशन में है, आपको करना क्या होता है, इसके बारे में आप अगर बताएं तो हमें अच्छा लगेगा। अव्वल मैं ऑफ कोर्स कंप्यूटर इंडस्ट्री में लोग जब शुरू करते हैं आमतौर से सॉफ्टवेयर डेवलपर की हैसियत से शुरू करते हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियर की हैसियत से शुरू करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं, सिस्टम्स एनालिस्ट बनते हैं, सीनियर सिस्टम्स एनालिस्ट बनते हैं, और इस तरह से वो आगे बढ़ता रहता है। अभी फिलहाल जो मेरा रोल है यहाँ एज एन IT कंसल्टेंट है, सीनियर IT कंसल्टेंट हूँ, और यहाँ हमारा काम सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में है। कंप्यूटर इंडस्ट्री में भी बहुत सारा एरिया है, मैं सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट से जुड़ा हुआ हूँ। सिस्टम का जो डेवलपमेंट होता है, वो मैं उस टीम से जुड़ा हुआ हूँ।
आप डेवलपमेंट से जुड़े हुए हैं और इसी से जुड़ता हुआ एक सवाल है कि लोग एमसीए तो खैर इंडिया में अब कॉमन हो चुका है, काफ़ी लोग करते भी हैं, लेकिन कहीं ना कहीं एक लेवल तक जाके सैचुरेट हो जाते हैं। आप समझ सकते हैं मेरे क्वेश्चन को। सैचुरेशन मतलब है कि एक लेवल तक जाके एग्जीक्यूटिव, सीनियर एग्जीक्यूटिव, मैनेजर, और उसके बाद आगे क्या करना है नहीं करना है, या कुछ लोग अब्रॉड भी जाना चाहते हैं, वो सही से उनको कोई गाइडलाइंस नहीं मिलता है। क्योंकि आपने सारी चीज़ें देखी हैं, आप दिल्ली में भी जॉब किए हैं, आप फिर टीचिंग में भी रहे, ऑस्ट्रेलिया में आपने जॉब किया, अभी आप सऊदी अरबिया में हैं। तो इन सब जर्नी से जो आपने सीखा है, तो आप जो यूथ हैं, जो एमसीए फील्ड से, आईटी फील्ड से हैं, तो वो कैसे आप जैसे आगे बढ़ सकते हैं, जैसे आपने बढ़ा है, वो कैसे आगे बढ़ सकते हैं, इस पे आप क्या कहना चाहिए? देखिए, मैं सबसे पहली बात तो यह है कि मैं जो लोग आईटी फील्ड में है या कंप्यूटर साइंस ज्वाइन कर रहे हैं, मैं उनको मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि आज की तारीख में गरचे कंपटीशन बहुत है, लेकिन जॉब्स भी बहुत है। हम लोग जब पास आउट हुए थे तो कंपटीशन कम रहा होगा, लेकिन जॉब्स भी कम थे। तो दोनों हालत में हम लोग इक्वल फुटिंग पे ही चल रहे हैं। यकीनन नंबर ऑफ ग्रेजुएट्स, नंबर ऑफ पोस्ट ग्रेजुएट्स बढ़े हैं, तो जॉब्स का मार्केट भी बहुत बढ़ा है। इतनी सारी स्पेशलिटीज कंप्यूटर साइंस में आ गई हैं। आईटी के वर्ल्ड में सिर्फ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट नहीं है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट है, नेटवर्किंग है, आईटी सिक्योरिटी है, अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, आईटी सपोर्ट है, आईटी ट्रेनिंग है। तो बहुत सारा एरिया है और इतनी स्पेशलिटीज के अंदर में सब स्पेशलिटीज आ गई हैं। तो मार्केट बहुत बड़ा है आज। अब अगर आप देखें तो अब रही बात कि लोगों को कैसे अपने आप को पोजीशन करना है, ये बड़ा इम्पोर्टेंट है। सिर्फ डिग्री हो जाना काफी नहीं है। कंप्यूटर साइंस की डिग्री हो या कोई भी डिग्री, सिर्फ लोग ये अगर समझ लें कि साहब मैं किसी डिमांडिंग फील्ड में डिग्री ले चुका हूं तो मैं मेरे लिए ये काफ़ी है, ये काफ़ी नहीं है। किसी भी फील्ड में, इवन मेडिसिन में अगर कोई शख्स अपनी पढ़ाई मेडिसिन में कंप्लीट कर लेता है, तो इसका मतलब ये नहीं कि उनको बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज मिल जाएंगी, बशर्ते कि वो एक अच्छा डॉक्टर न बने। हर फील्ड में यही है, लॉ में भी यही है। अच्छे लॉयर्स का बड़ा डिमांड है और मैं तो अक्सर सोचता हूं कि हमारे पास अच्छे लॉयर्स क्यों नहीं है। तो एक अच्छा लॉयर, एक अच्छा फाइनेंस मैनेजर, एक अच्छा चार्टर्ड अकाउंटेंट, एक अच्छा आईटी स्पेशलिस्ट, एक अच्छा बायोलॉजिस्ट, ये अच्छा ढूंढना बड़ा मुश्किल है, मिलना मुश्किल है। तो मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि डिमांड कम नहीं है। आईटी के हवाले से पूछें या दूसरे फील्ड्स के हवाले से ही पूछें, डिमांड कम नहीं है। सिर्फ ये है कि अपने आप को प्रॉपर्ली पोजीशन करना है और किस तरह की ट्रेनिंग हमको करनी है कि मार्केट में डिमांड हो। सिर्फ कंप्यूटर साइंस का इम्तहान पास कर लेने से, इवन अच्छे ग्रेड्स लाने से भी आप मार्केट को गारंटी नहीं कर सकते हैं। मार्केट का जो डिमांड है, जो टूल्स चलते हैं वहाँ पे, उसकी ट्रेनिंग होनी चाहिए। और जो लोग बहुत ही स्ट्रेटेजिक वे में काम करते हैं, वो इम्तहान पास करने के साथ साथ उन टूल्स को, उन टेक्निक्स को सीख लेते हैं जिनसे जॉब मिलने में उनको आसानी हो और कैरियर का ग्रोथ भी अच्छा हो। तो लिहाजा नाउम्मीद होने की जरूरत नहीं है। मैं नहीं समझता हूं कि ये कहीं स्टक करता है। रही बात कि अब वक्त के साथ यकीनन जैसे जैसे आप ऊपर बढ़ते हैं, पोजीशंस लिमिटेड हो जाती है। सॉफ्टवेयर डेवलपर्स बहुत होते हैं, लेकिन मैनेजर्स 1 या 2 होंगे। यकीनन वहां पर कंपटीशन है। अब कौन उन कॉम्पिटिशन्स में जीत कर वहां पहुंच पाएगा, ये कुछ मेहनत है और बाकी नसीब है। तो मैं समझता हूं कि अगर आदमी अपनी मेहनत से काम कर रहा है और जहां तक पहुंच सकता है, उसको उससे मुतमईन रहना चाहिए। लेकिन अपनी मेहनत कर लिया हो और सारी चीजें स्मार्टली किया हो, और उसके बाद जहां तक पहुंचा है, उनको सोचना चाहिए कि मैंने अचीव किया है जो हमारे नसीब में था और जो हमारी मेहनत से हो सकता था। आपने काफ़ी क्रुशियल बातें बताई यहाँ पे। मेहनत है, फिर साथ ही साथ आप अपना स्किल्स का इस्तेमाल कीजिए, सही टाइम पे सही डिसीजन लीजिए, एनालिटिकल स्किल्स का इस्तेमाल करके आप आगे बढ़ सकते हैं। आप जिस इलाके से हैं, जो आपने बताया, जो बैकग्राउंड आपने बताया, तो आपको कहाँ प्रॉब्लम लगता है कि कुछ कहीं प्रॉब्लम है, या क्या वजह, आपको एक पॉइंट कहाँ लगता है कि, क्योंकि मैंने भी जो देखा है, जो आपके फील्ड के लोग हैं, जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि एक लिमिट तक जाकर वो सैचुरेट हो जाते हैं। तो कहीं कोई ऐसा लेकुना है क्या? आपको लगता है कि उस लेकुना को अगर वो ओवरकम कर जाएं, तो वो भी आगे मैनेजर या वाइस प्रेसिडेंट लेवल तक पहुंच सकते हैं आपके फील्ड में?
यकीनन ये जो चीज़ है ये सिर्फ आईटी प्रोफेशनल्स के लिए नहीं, सारे प्रोफेशनल्स के लिए है, सभी के लिए है, प्रोफेशनल्स नॉन प्रोफेशनल जो भी कहा जाए, सभी लोगों के लिए है। और वो हमारे यहाँ ये इसकी ट्रेनिंग नहीं हो पाती है, वजह जो भी हो, वक्त चूंकि कम है तो मैं ज़्यादा उस पर एलाबोरेट नहीं करूँगा। एक है कम्युनिकेशन स्किल्स, जो वो जो कम्युनिकेशन स्किल का एरिया है वो हमारे यहाँ एग्जिस्ट नहीं करता है। यकीनन कुछ लोग भाई कुदरती तौर पे नेचुरली अच्छे हो गए हैं या होंगे, लेकिन उसकी ट्रेनिंग नहीं है, उसका कल्चर नहीं है। हर आदमी अपनी मार्कशीट दिखाता है कि मुझे 92% आ गए, मुझे 95 आ गए, लेकिन कोई ये नहीं पूछता है कि भाई आपने फिजिक्स में गोल्ड मेडलिस्ट हो गए तो क्या आप फिजिक्स किसी ग्रेजुएशन के स्टूडेंट को अच्छे से पढ़ा सकते हैं? क्या उनके अंदर आप एक जज्बा पैदा कर सकते हैं कि उनको फिजिक्स पढ़ने का इंटरेस्ट हो जाए? आप साइकोलॉजी में अगर आपने बीए किया है, आपने इतने अच्छे मार्क्स लाए हैं, क्या आप किसी बच्चे में ये चिंगारी जगा सकते हैं, जला सकते हैं कि उसको साइकोलॉजी से मोहब्बत हो जाए और एक बेहतरीन साइकोलॉजिस्ट बन जाए? वहाँ हम पीछे रह जाते हैं। सब्जेक्ट तो आता है, काफ़ी नॉलेज भी है, नॉलेज के मामले में कोई दुश्वारी नहीं है, लेकिन हमारे पास जो कम्युनिकेशन स्किल्स है और राइटिंग स्किल, स्पीकिंग एंड राइटिंग, दोनों में हम लोग पीछे रह जाते हैं। और आपको बताऊं, और आपको मालूम भी है, आप तो माशाल्लाह तजुर्बाकार आदमी हैं, इतनी अच्छी यूनिवर्सिटी में काम करते हैं, तो कम्युनिकेशंस का बहुत बड़ा रोल है। जब तक हम पढ़ाई करते हैं तो सब्जेक्ट का कोर नॉलेज जो है हम समझते हैं कि यही सब कुछ है। यकीनन यूनिवर्सिटी के एनवायरनमेंट में एक दूसरे से कंपेयर करते हैं, जिसको ज्यादा आता है वो अच्छा स्टूडेंट माना जाता है, वहां तक बात सही है। लेकिन जैसे ही आप प्रैक्टिकल फील्ड में आते हैं, आपकी जबान से जो पहली बात निकलती है, आपका इंटरव्यूअर वही सुनता है। वो ये नहीं देखते हैं कि आपके एल्गोरिथम वाले पेपर में कितना मार्क्स आया था, या साइकोलॉजी के पेपर में कितना मार्क्स आया था, या एनाटॉमी में कितना मार्क्स आया था। वो तो सिर्फ आपके 2-3 जुमलों में ही आपको समझ जाते हैं कि आप कहाँ स्टैंड करते हैं। उसके बाद वो अपनी बात शुरू करते हैं, यकीनन कोर पे बात आती है। अगर आप ये मान लीजिए कि इतने मेहनती लोग हैं हमारे मुल्क में, तो कोर तो बहुतों का अच्छा है, आपके पास एक्स्ट्रा क्या है? वही एक्स्ट्रा जो है आपको मैनेजर बनाता है, वही आपको कंसल्टेंट बनाता है, वही आपको एडवाइजर बनाता है, वही आपको सीनियर वीपी बनाता है, वही आपको सीईओ बनाता है। तो वो एक्स्ट्रा जो चीज नहीं होगी तो नॉट ओनली कि आप बहुत हायर पे जाएंगे, जो बेसिक सर्वाइवल भी कई बार मुश्किल हो जाता है। आप ऐसे सोचिए कि एक कंपनी में कई लोग काम करते हैं, और अगर उनको ले ऑफ करना हो आदमी को, ऐसे सोच लीजिए कि खुदा ना खास्ता कि लोगों को ले ऑफ करना हो, और वहाँ 10 लोग काम करते हैं, उनको 4 को ले ऑफ करना है, तो 3 को ले ऑफ करेंगे। वो जो काम तो सभी लोग इक्वली करते हैं, जो बात नहीं करते हैं, जो कम्युनिकेट नहीं कर पाते हैं, क्योंकि जब वो क्लाइंट के पास जाएंगे तो वो बात नहीं रख पाएंगे, कंपनी को रिप्रेजेंट नहीं कर पाएंगे, तो कंपनी को रेवेन्यू नहीं आएगा। यही रेवेन्यू ही तो वजह है कि वो ले ऑफ कर रहे हैं। तो उनको ऐसा आदमी चाहिए जो बात भी कर सके, जो लिख भी सके, जो बिजनेस भी ला सके, जो टेक्निकली स्ट्रांग भी हो। वो तो होना ही होना है टेक्निकली स्ट्रांग। तो मैं खुलासा ये है कि जो कम्युनिकेशन स्किल है उसमें हम पीछे हो गए। बस मैं 1-2 मिनट लूंगा इसमें। मैंने अभी एक फाउंडेशन कायम किया है, इखलास फाउंडेशन। उसमें हमने एक शुरुआत की है। उसमें मेरा यही मुहिम है कि हम अपने गांव के बच्चों को ये बता दें कि भाई आप जो पढ़ाई करते हैं बहुत ही काबिल तारीफ है, लेकिन आप एक चीज उसमें ऐड कर लीजिए, वो है कम्युनिकेशन। बच्चों से नहीं, उस्तादों से, वालिदैन, सबसे ये कहने की जरूरत है, और सबको करने की जरूरत है, प्रैक्टिकली कुछ करने की जरूरत है। यही कह रहा हूँ कि कम्युनिकेशन स्किल जो है वो ऐसे ही है। आप उसको ऐसे समझ लीजिए हम लोगों के घर की जबान में, कि जैसे दाल में तड़का लगाते हैं, और वो जो बिरयानी, वो पुलाव में हम लोग वो फुली डालते हैं जो प्याज का होता है। तो अगर पुलाव पे फुली न हो तो भी पुलाव का वही मजा है, लेकिन जो खुशबू और जो खिंचाव है वो उस फुली में है। उसी तरह से जो तड़का है उसका खिंचाव है। केक की जो आइसिंग है वो खींचता है आदमी को। तो केक तो हम लोग हैं, बन जाते हैं, क्योंकि हमारा एजुकेशन सिस्टम बहुत अच्छा है, लेकिन उसके ऊपर आइसिंग नहीं है, जिसकी वजह से हम मार्केट में बहुत ज्यादा बिकते नहीं है। और बिकते भी हैं तो हम सिर्फ नीचे वाले उसमें रहते हैं, जहाँ सिर्फ काम कराया जाता है, वर्क फोर्स की तरह लेते हैं। मैनेजमेंट में लोग कम जा पाते हैं इस कमी की वजह से। काफ़ी अच्छी बात आपने बताई, और कहीं ना कहीं मेरा भी यही एक्सपीरियंस रहा है, क्योंकि मेरी जर्नी भी कॉर्पोरेट से ही शुरू हुई है।
7-8 साल मैंने कॉर्पोरेट में भी काम किया है, डिफरेंट मीडिया ऑर्गेनाइजेशन में भी काम किया है, टाइम्स ऑफ इंडिया में काम किया है। तो बहुत एक अंदर आपने कहते हैं कि भूख होनी चाहिए। और दूसरा जो आपने आइस बोला, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है वो फुल्ली, जो आपने अपने सुरजापुरी लैंग्वेज में फुल्ली बोला। जी बिल्कुल सही बात है कि आपके पास एक्स्ट्रा एज क्या है। एक्स्ट्रा एज हाँ क्या। हाँ, वो बिल्कुल इम्पोर्टेंट बात है। क्योंकि आप जहाँ तक मैं ऑब्जर्व करता हूँ, हो सकता है मैं गलत हूँ, हाँ, कि आप सोशल मीडिया पे जैसे फेसबुक वगैरह पर कम नज़र आते हैं क्योंकि आप इतने बहुत बिजी रहते हैं, हम समझ सकते हैं। बहुत मुश्किल से आप इंटरव्यू के लिए तैयार हुए। एक सवाल है कि क्या मेरे तरह कोई आपको चेज करता है क्या? मेरे तरह कोई आपको कोई लड़का हो हमारे इलाके का चेज किया हो कि भाई मुझे सीखना है, आपसे जानना है, ऐसा कभी मौका आया क्या? आप पहले तो आपके उस सवाल का जवाब दे दूं कि हाँ, मैं बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पे एक्टिव नहीं हूँ। लेकिन अभी-अभी क्या हुआ कि चूँकि मैं एक्टिव नहीं हूँ तो मेरे फॉलोअर्स भी नहीं होंगे यकीनन। लेकिन अभी-अभी क्या हुआ, पिछले 2 हफ्ता पहले मैं एक प्रोग्राम चला रहा हूँ इन दिनों, लेट्स डिबेट विद अख्तर कह के। तो मेरा फेसबुक में अकाउंट है और चंद लोग मेरे जो लोग विदावत इनविटेशन भेजते हैं या फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजते हैं, मैं एक्सेप्ट कर लेता हूँ। बहरहाल बहुत चंद लोग हैं, चूँकि मैं एक्टिव नहीं हूँ तो यकीनन इतने ही लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो मैं अभी एक दिया था लेट्स डिबेट विद अख्तर, जहाँ हम 8 बच्चों को एज ए पार्टिसिपेंट डिबेटर्स बुलाते हैं, उनको हम डिबेट कराते हैं हर हफ्ते फ्राइडे को। सिर्फ 8 ही बच्चे को हम लेते हैं। तो अभी मैंने फेसबुक में डाला था तो मैं सोचा कि कुछ रिस्पॉन्स आएगा या नहीं आएगा। बहरहाल तो एक बच्चा है फुरकान अरसी कह के, वो हल्दी खुरा से है। उसने रजिस्टर कर लिया। तो जब मैं हालांकि उस प्रोग्राम में जो बच्चे हैं, हैदराबाद से बच्चे हैं, मुंबई से बच्चे हैं, बेंगलोर से बच्चे हैं, दिल्ली से बच्चे हैं, सऊदी अरब से बच्चे हैं, लेकिन अपने इलाके का एक भी बच्चा नहीं था। और मैं बड़ा हैरान रहता था कि भाई इसको मैं डाला, कितने लोगों से मैंने कहा भी, लेकिन कहाँ कोई बच्चे नहीं आ रहे हैं। शायद इनकी ज़रूरत नहीं है, हर आदमी सिर्फ वो कोर्स की पढ़ाई में मशगूल होंगे। बहरहाल फुरकान अरसी ज्वाइन किए। फिर जब मैंने इंट्रोडक्शन लिया तो उन्होंने कहा मैं किशनगंज से हूँ, हल्दीपुरा से हूँ। तो आप समझिए कि मैं बहुत ही खुशी हुई। मुझे पहली बार ऐसा लगा कि मुझ जैसे आदमी के लिए भी सोशल मीडिया कुछ फायदा पहुंचा सकता है। तो मुझे उससे बड़ी खुशी हुई और मैंने कहा कि चलो पहला आदमी आया। तो उन्होंने कहा कि सर मैं आपको 2 साल से आपको फॉलो कर रहा हूँ। मैंने कहा मेरे पास फॉलो करने के लिए कुछ नहीं है, लेकिन अगर आप आ गए तो बहुत अच्छी बात है। मैं चाहता हूँ कि हमारे इलाके के और बच्चे और ज़्यादा से ज़्यादा लोग ऐसे प्रोग्राम्स का फायदा लें। क्योंकि मैं देखता हूँ कि जो दूसरे इलाके के लोग हैं, हैदराबाद है, मुंबई है, कर्नाटका वगैरह के लोग हैं, वो ऐसी चीज़ों में बहुत जल्दी से जुड़ जाते हैं। तो सोशल मीडिया के हवाले से बस इतनी ही बात है कि पहला कोई क्लाइंट मेरा आया। आप ले रहे हैं। आपकी पर्सनालिटी अपने आप में इतनी बड़ी है, लार्जर देन लाइफ इसको बोलते हैं। हमारे इलाके में तो नहीं इतना इस वर्ड का यूज किया जाता है। तो सवाल और एक सवाल बहुत शुक्रिया इतनी अच्छी बातें करने के लिए। बहुत शुक्रिया आपका। हाँ, तो एक सवाल और पूछूंगा आपसे और बिल्कुल उसके बाद हम खत्म करेंगे। उस सवाल का छोटा सा जवाब, उसका फिर आपका ओपन सेशन और फिर हम खत्म करेंगे सेशन को। तो वो फुरकान जो आपसे बात कर रहे थे, तो आपकी फीलिंग क्या थी? मतलब आप क्या चाहते हैं कि और भी लोग आपसे जुड़ें अपने इलाके से? आपके इतना आप क्या बात करना चाहते हैं यूथ से? खास करके मैं बात कर रहा हूँ सीमांचल किशनगंज की। जी देखिए, मैं कम्युनिकेशंस पे मैं कंप्यूटर साइंस पढ़ा हूँ, लेकिन अब मेरा फील्ड जो है कंप्यूटर साइंस तो ठीक है, उसके हिसाब से जॉब में इस्तेमाल हो ही रहा है कंप्यूटर साइंस। लेकिन अब मैं जो ध्यान दे रहा हूँ खासकर अपने इलाके के एतबार से, मैं चाहता हूँ कि बच्चे कबल इसके कि वो कोई भी साइंस पढ़ें, आर्ट्स पढ़ें, कॉमर्स पढ़ें, जो भी पढ़ें, वो अपने कम्युनिकेशन स्किल को इतना स्ट्रॉन्ग कर लें कि दुनिया में उनको पीछे मुड़कर देखने का मौका नहीं मिले। मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि हमें अपने इलाके की जो तालीम का जो निज़ाम है, ठीक है, वो पूरे एजुकेशन सिस्टम पे बात नहीं करूंगा, जो हमारे यहाँ के बच्चे हैं, मुझे उन पे इतना फ़ख्र है कि मैं पूरी दुनिया में बड़े दावे के साथ कहता हूँ, बहुत ही फ़ख्र के साथ कहता हूँ कि हमारे यहाँ के बच्चे, गांव-गांव में हम लोग रहते हैं, लालटेन नहीं है, रोशनी नहीं है, वो मिट्टी का तेल नहीं है, फूस के घर में रहते हैं, कभी पानी टपकता है, उसके बाद भी आप देखेंगे कि साहब मैथमेटिक्स की किताब को पेज 1 से लेके 300 पेज तक
फिनिश कर देते हैं, फिजिक्स पढ़ लेते हैं, हिंदी पूरी खत्म कर देते हैं, अंग्रेजी पढ़ लेते हैं, उर्दू पढ़ते हैं, साइकोलॉजी पढ़ते हैं, इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं, सारी मतलब हमारी जमीन में काफी दम है, मैं ये कहना चाह रहा हूँ। और मुझे इस बात पे बड़ा फख्र है। मैं अभी 2 साल पहले मैं किशनगंज गया था, तो एक जगह से मैं जा रहा था, एक गली से, तो ये पास में जो घर था उसमें एक साहब फिजिक्स पढ़ा रहे थे। मैं रुक गया, मुझे वो जिस अंदाज में पढ़ा रहा था वो बच्चा, वो ट्यूशन पढ़ा रहे थे, वो भी एक यंग बच्चा था, तो मुझे ऐसा लगा कि ऐसी फिजिक्स MIT में भी नहीं पढ़ाई होती है। मैं इसको एग्जैजरेट नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको क्यों ये कह रहा हूँ कि जब आप बड़ी यूनिवर्सिटीज में जाते हैं तो वो मान के चलते हैं कि आप तो बहुत अच्छे हैं, तो आपको तो असाइनमेंट दे के निकल जाते हैं, अब आप खुद ही चुके अच्छे हैं, आप अच्छे हो जाते हैं। हमारी जमीन में तो जो लोग अच्छे नहीं है, मुझ जैसे लोगों को उस्ताद उंगली पकड़ पकड़ करके कुछ चलना सिखा देते हैं, कमाल तो वो है। तो मुझे अपने इलाके की जो तालीमी वो है उस पर बड़ा फख्र है, नाज है। बड़ी बात है कि आदमी को अपने रूट्स को नहीं भूलना चाहिए, और आप उस पर अभी भी आप उस पर प्राउड हैं, आप अपने इलाके के बारे में, अपने इलाके की एजुकेशन को लेके। एक सवाल छोटा सा है कि जैसे आप आउट ऑफ इंडिया गए, तो रास्ते अपने आप बनते गए या आपने कुछ एफर्ट लगाया? क्योंकि हमारे बहुत सारे यूथ हैं जो इंडिया से बाहर भी जॉब करना चाहते हैं, दिल में उनके कहीं ना कहीं है कि हमें बाहर जॉब करने का मौका मिले। तो सही रास्ता क्या होता है? क्या आप कंपनी के थ्रू ही आगे बढ़ने की कोशिश करें, या आपने कुछ एफर्ट लगाएंगे तो आपको मौके मिल जाएंगे बाहर, इंडिया से बाहर काम कर, चाहे सऊदी हो, ऑस्ट्रेलिया हो, या उसके लिए कोई कोर्स करना पड़ता है, इसमें आप कुछ इनपुट्स दें तो अच्छा लगेगा। अव्वल बाहर में काम करने का या मूव करने का जहाँ तक सवाल है, कई तरीके हैं। सबसे पहली बात तो ये है, पहले तो जहन बनाना पड़ेगा कि साहब, जैसे आपने कहा ना कि बहुत लोग जाना चाहते हैं, तो पहले तो उनको जहन बनाना पड़ेगा कि साहब मुझे बाहर जाना है। अब बाहर जाना है तो उसके लिए जो तरीकाकार है उसको इस्तेमाल करना पड़ेगा। पहली चीज तो ये है कि जॉब्स के लिए लोग बाहर जाते हैं, अलग अलग ममालिक में, गल्फ कंट्रीज में लोग जॉब्स के लिए आते हैं, वेस्टर्न कंट्रीज में ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, न्यूजीलैंड, US, फ्रांस, जर्मनी, इन कंट्रीज में लोग जॉब्स के लिए जाते हैं। तो जाने के कई तरीके हैं। पहला तो यह है कि अगर उस कंट्री में जॉब्स की जो वैकेंसीज आती हैं उसमें अप्लाई करें लोग, तो उस जॉब्स के अगेंस्ट में जब एप्लीकेशन देंगे तो अगर प्रोफाइल मैच करता है तो लोग हायर होते हैं। और ये प्रोसेस कंटिन्यूअस है, ये कोई नई बात नहीं है, और दूसरे इलाके के लोग इससे बहुत मुस्तफिद हो चुके हैं ऑलरेडी। हम लोग तो बहुत पीछे रह गए हैं। तो हम अपने इलाके के लोगों से यही कहेंगे कि अगर आपको जाना है तो आप अखबार देखिए, आजकल तो खैर इंटरनेट है, आप सर्च कीजिए, जॉब्स देखिए और कोशिश करते रहिए, कहीं ना कहीं बात बनेगी। पहले जहन बनाइए। पहला तो ये हुआ कि आप जॉब करने के लिए जाएंगे, ये अच्छा। अब जॉब के सिलसिले में आपका सवाल भी होगा कि साहब जॉब्स लिमिटेड है, मिलेंगी या नहीं मिलेंगी। यकीनन इस पे कोई भी चीज गारंटी के साथ नहीं कही जा सकती, क्योंकि आपको बाहर मूव करना है, एक नया करियर लेना है। दूसरा जो रास्ता है इमिग्रेशन का है। इमिग्रेशन का मतलब ये हुआ कि आप जॉब पे चले गए बाहर। पहला तो रास्ता ये है कि आप जॉब पे, अगर किसी कंपनी ने आपको हायर कर लिया, तो जब आप वहां चले जाएंगे, जॉब करेंगे, जब आप रहेंगे कई साल, तो अब आप इमिग्रेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं और आपके पॉइंट्स बनेंगे। फिर आप वहां के इमिग्रेंट हो जाएंगे, गवर्नमेंट आपको इमिग्रेशन दे देगी, तो आप वहीं रुक जाएंगे, आप वहां के रेसिडेंट होंगे। फिर बाद में सिटीजनशिप लेना चाहेंगे तो सिटीजन हो जाएंगे। तो एक रास्ता ये है कि आप जॉब्स के थ्रू गए। दूसरा रास्ता ये है कि आप स्टूडेंट बनकर पढ़ने गए। तो अगर आप पढ़ने जाते हैं इन कंट्रीज में, मास्टर्स करने या बैचलर करने जाते हैं, तो क्या होता है कि जब इमिग्रेशन के लिए अप्लाई करते हैं तो आपको पॉइंट्स मिलता है, आपके एजुकेशन का, आपकी एज का, इंग्लिश लैंग्वेज का, ये बहुत सारा पॉइंट्स है, वर्क एक्सपीरियंस का, इन सारे पॉइंट्स को मिला करके वो इमिग्रेशन देते हैं। तो जब अगर आप कहीं बाहर पढ़ने गए, वहां से आपने मास्टर्स किया, बैचलर किया, तो आपके पॉइंट्स ज्यादा बनेंगे और आपके इमिग्रेशन बनने के ज्यादा चांस है। तो क्या होता है, नतीजतन बहुत सारे लोग, खासकर हमारे तरफ से, चूंकि हम लोग इतना एक्सपोज नहीं है, छोटी जगह से आ रहे हैं, तो दूसरे जगह के लोग हैं, वो लोग पढ़ने जाते हैं, फिर वहाँ इमिग्रेंट हो जाते हैं, रुक जाते हैं वहीं पे। तो दूसरा तरीका ये है। तीसरा जो है वो है स्किल्ड इमिग्रेशन। स्किल्ड इमिग्रेशन क्या है कि आप एक स्किल्ड पर्सन हैं, आप अप्लाई करिए इमिग्रेशन के लिए। यहाँ जॉब से कोई रिश्ता नहीं, हुकूमत, उन कंट्रीज की हुकूमत चाहती है कि आप माइग्रेट करके उनके कंट्री में आए, क्योंकि आपके पास स्किल है। तो आप के पॉइंट्स हैं, आप देखिए, क्वालिफिकेशंस का पॉइंट, एजुकेशन एज का पॉइंट और एक्सपीरियंस का पॉइंट
ये सारा पॉइंट्स कैलकुलेट करिए, उसके बाद आप स्कूल में चले जाएंगे, फिर वो आपको इमिग्रेशन देंगे। जब आप इमिग्रेशन लेते हैं तो वो जॉब से नहीं जुड़ा होता है, कंट्री आपको इमिग्रेशन देती है, आप पहुंच जाते हैं, पहुंचने के बाद आपको सारी आज़ादी है, जॉब कीजिए, बिजनेस कीजिए, पढ़ाई कीजिए, जो भी करना हो आपको। और उसके बाद आप इमिग्रेंट हो गए तो आप इमिग्रेंट हो गए, अब आप चाहें तो सिटीजनशिप ले सकते हैं। हर कंट्री का अलग-अलग रिक्वायरमेंट है, कहीं 2 साल है, कहीं 4 साल है, उसके बाद आप सिटीजन हो सकते हैं अगर चाहें तो, नहीं तो आप इमिग्रेंट रहिए। तो ये एक तो हुआ कि साहब आप जॉब के थ्रू जाएँ, दूसरा है स्टूडेंट बनकर जाएँ, तीसरा है स्किल्ड इमिग्रेशन में जाएँ, चौथा मैं बता दूँ, लोग हँसेंगे भी, शादी करके जाएँ। कि एक स्पाउस वीज़ा होता है, नहीं ये भी एक मालूम होना चाहिए, स्पाउस वीज़ा होता है। अगर कोई आदमी हमारे मुल्क का बाहर में उनकी शादी होती है, चाहे वो लड़का हो या लड़की, तो वो स्पाउस अपने स्पाउस को जॉइन करने के लिए उनको भी वीज़ा दिया जाता है। तो वो भी एक इमिग्रेशन का रास्ता है। हमारे शो का फॉर्मेट है, आखिर में हम बिल्कुल जो आखिरी सेगमेंट गेस्ट के लिए होता है, जिसमें आप बिल्कुल आज़ाद हैं, जो भी बातें मैं नहीं पूछ पाया, वो कुछ रह गई मुझसे बातें, तो ये सेशन ये आप ही का है, तो आप अपनी बातें रखिए और साथ ही साथ उसके साथ ये जोड़ दें, अगर आपसे कोई जुड़ना चाहता है, कोई कांटेक्ट करना चाहता है, कोई यूथ हमारे इलाके का, तो आपसे कैसे कांटेक्ट कर सकता है? अब मुझे लगता है कि मुझे अब सोशल मीडिया पे एक्टिव होना पड़ेगा। यकीनन मेरा नंबर है, कोई भी ये खुशी की बात होगी मेरे लिए अगर मैं किसी के किसी काम आ सकूं, तो सोशल मीडिया से जुड़ जाएं, फेसबुक से जुड़ जाएं, कॉल कर लें, व्हाट्सएप नंबर दे दें, कोई मसला नहीं है। देखिए, हम चंद लोग एक साथ मिलकर के अगर आगे बढ़ेंगे तो रास्ता आसान होगा। और मैं अक्सर अपनी ज़िंदगी का मकसद ढूँढता हूँ और मैं हर बार फ़ेल होता हूँ। क्या जीने का मकसद सिर्फ़ इतना ही है कि आदमी आया, खाया-पिया और इस दुनिया से चला गया? इतना तो सब लोग करते हैं और जिसके नसीब में जितना होता है वो करके चला जाता है। मैं बार-बार मकसद ढूँढता हूँ और दिखता नहीं है कि हमने कहीं कुछ किया है। तो अगर किसी के किसी काम कहीं आ जाऊँ तो बड़ी खुशी की बात होगी, कोई मसला नहीं। चलिए, आपने बहुत सारी बातें की हमसे और आपकी जर्नी से लेके हर तरह के पहलू पे हमने बात की और सेशन को ख़त्म करने से पहले आपका बहुत-बहुत शुक्रिया कि आपने अपना कीमती वक़्त दिया हमें, बहुत सारी बातें की हमसे। आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। चलें, बहुत-बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह खैर। मुझे ये उम्मीद है, यूँ कहें कि पूरा यकीन है कि द मुदस्सिर टॉक शो का ये एपिसोड आपको काफ़ी पसंद आया होगा। आसिफ अख्तर साहब से हुई बातचीत आपको पसंद आई होगी और आप उनकी बातों से इंस्पायर हुए होंगे, मोटिवेट हुए होंगे और साथ ही साथ अगर आप आईटी फील्ड में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो आपको काफ़ी अच्छा गाइडेंस मिला होगा। अगर आप फिर भी कुछ और सवाल आपके मन में उठ रहे हैं, कोई भी क्वेरी आपके दिमाग में है, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में अपने सवाल लिख सकते हैं। साथ ही साथ आप चाहें तो आसिफ अख्तर साहब से भी डायरेक्ट कनेक्ट हो सकते हैं उनकी फेसबुक आईडी के थ्रू। फेसबुक आईडी के लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपसे शेयर करूंगा। द मुदस्सिर टॉक शो के इस एपिसोड में इतना ही। इस वीडियो को लाइक कीजिए, दूसरों से ज़्यादा शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है और बेल के आइकन को ज़रूर दबाइए ताकि द मुदस्सिर टॉक शो के किसी भी एपिसोड को आप मिस ना करें। द मुदस्सिर टॉक शो के अगले एपिसोड तक आप अच्छे रहिए, अपना ख्याल रखिए, अपने परिवार का ख्याल रखिए, अपने आसपास का ख्याल रखिए। तब तक के लिए शब बखैर, गुड नाइट, शुभ रात्रि।